जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। क्या अमीरों के ज्यादा बच्चे पैदा करने से देश अमीर बनता है? तो मिलिए इतिहास के उन अरबपति परिवारों से जिनके परिवारों में ज्यादा बच्चे पैदा होने की वजह से अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गई और एंड में उनके पास कुछ नहीं बचा। रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर जी की वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल जा रही है अभी, जहां उन्होंने कहा कि अगर अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, जबकि गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। बट एक्चुअली में ये टॉपिक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि सीधा हाँ और ना में जवाब देना बेहतर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स और सोशल रियलिटी को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में अमीरी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो आइए पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि किसी परिवार, किसी देश या किसी इंडिविजुअल की अमीरी, वेल्थ जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, या फिर पॉवर्टी किस चीज़ पे, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। किसी भी समाज या किसी भी देश की अमीरी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि किसके पास कितना पैसा है, बल्कि इसके पीछे कुछ सिस्टमैटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर एक गरीब परिवार का बच्चा अच्छी एजुकेशन और कोई काम की स्किल सीख लेता है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, चाहे वो मैनेजमेंट है या फिर कोई टेक्निकल स्किल है, तो वो अपनी आने वाली पीढ़ी को गरीबी से बाहर निकाल लेता है। इसे ही सोशल मोबिलिटी कहते हैं, यानी कि गरीबी कोई परमानेंट टैग नहीं होता, इसे चेंज किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जनरेशनल वेल्थ का। अमीर घर के बच्चों के पास एक हेड स्टार्ट होता है, उन्हें विरासत में पैसा, जमीन, बिजनेस और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोशल कैपिटल यानी कि नेटवर्किंग और क्रेडिबिलिटी मिलती है। तो एक अमीर घर का बच्चा जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो अगर वो फेल भी हो जाता है तो उसके पास बैकअप होता है। वहीं अगर एक गरीब फैमिली का लड़का कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और वो फेल हो जाता है तो ये चीज़ उसे कई साल पीछे धकेल सकती है। इसलिए अमीरी अक्सर पहले से मौजूद अवसरों पर डिपेंड करती है, ना कि ज़्यादा बच्चे होने से। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक अपॉर्चुनिटीज का। अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ का एजुकेशन अच्छा है, वहाँ पे नौकरियाँ हैं, तो एक गरीब घर का बच्चा भी मेहनत करके अमीर बन सकता है। भारत में कई स्टार्टअप फाउंडर्स की एग्जांपल्स हैं। इसके अगेंस्ट अगर देश में केवल कुछ ही लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेज होंगे तो गरीबी बढ़ेगी, चाहे लोग बच्चे कम ही क्यों ना पैदा करें। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि है कार्बन फुटप्रिंट का। जब हम पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट यानी कि हमारे जीने के तरीके से होने वाला पर्यावरण को नुकसान, ये कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। यहाँ पर माधुरी ग्रोवर जी का जो स्टेटमेंट था पूरी तरह उल्टा हो जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर 10% लोग दुनिया के सबसे गरीब 50% लोगों से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसे कुछ पॉइंट से हम समझेंगे। कंजप्शन पैटर्न की अगर हम बात करें तो अमीर परिवार के जो बच्चे होते हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता है। उनके घरों में चलने वाले 24-24 घंटे एसी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, प्राइवेट जेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बार बार फ्लाइट्स में ट्रैवल करना, ज़्यादा बिजली और पानी का कंजप्शन उनके कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक गरीब फैमिली के कंजप्शन पैटर्न को देखें तो एक गरीब परिवार के 4 या 5 बच्चों का मिलाकर जो कार्बन फुटप्रिंट होगा ना, वो एक अमीर बच्चे से हमेशा कम होगा। वो लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, कम बिजली और रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उनका लाइफस्टाइल सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग पर ज़्यादा बेस्ड होता है। तो इसलिए अगर इन्वायरमेंट और धरती के रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो अमीर लोगों का ज़्यादा बच्चे पैदा करना एक्चुअली में धरती पे सबसे बड़ा बोझ होता है एज कम्पेयर टू पुअर फैमिलीज, और इसी को इकोलॉजिकल स्ट्रेन कहा जाता है। अगर हम प्योर मैथ और इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करें तो माधुरी ग्रोवर जी ने जो स्टेटमेंट दी है कि ज़्यादा अमीर अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, ये एकदम बेसलेस है। क्योंकि अगर हम एसेट्स फ्रेगमेंटेशन या फिर वेल्थ फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो मान लो एक अमीर इंसान है और उसके पास 100 करोड़ की वेल्थ है और उसके 2 बच्चे हैं, और दोनों में जो प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ जो है डिवाइड हो जाएगी 50-50 करोड़। वहीं अगर उसके 3 बच्चे होंगे तो 33 करोड़ के हिसाब से डिवाइड होगी। तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा वेल्थ डाइल्यूट हो जाएगी। इसे ही एसेट्स या फिर वेल्थ फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजघराने या फिर बिजनेस सिर्फ इसीलिए बैंकरप्ट हो गए या इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि उनकी फैमिलीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जो एसेट्स थे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुके थे। तो इसलिए अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो अमीरों के ज़्यादा बच्चे होने से अमीरी नहीं बढ़ती बल्कि वेल्थ डाइल्यूट हो जाती है। बट कुछ लोग थे जो कि माधुरी जी की स्टेटमेंट को भी डिफेंड कर रहे थे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर उनको ऐसा क्यों लगता है कि ज़्यादा अमीर लोग अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही थी। जब कोई कहता है कि अमीर के ज़्यादा बच्चे होने से अमीरी बढ़ेगी तो ये एक बहुत ही नैरो पॉइंट ऑफ थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तो अमीरों के जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो वो एक्चुअली में नौकरियों की तलाश नहीं करते, उनके पास नया बिजनेस या फिर नया स्टार्टअप
शुरू करने के लिए कैपिटल होता है। तो एक अमीर फैमिली का तीसरा बच्चा भी कोई स्टार्टअप शुरू करेगा, कोई फैक्ट्री खड़ी करेगा, तो इससे रोजगार ही बढ़ेगा। लेकिन ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर वो एक्चुअली में कोई वैल्यू क्रिएट करे, ना कि सिर्फ अपने पेरेंट्स के एसेट्स और वेल्थ को खर्च करे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं क्लास प्रिविलेज का। अमीरों को लगता है कि उनके बच्चे हमेशा बेस्ट स्कूलों में जाएंगे, बेस्ट एजुकेशन लेंगे, बेस्ट स्किल्स सीखेंगे, तो वो हमेशा पैसे कमाते रहेंगे। लेकिन ये उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ हुई ना, इससे सोसाइटी की ग्रोथ कैसे हुई, लाइक सोसाइटी में अमीरी कैसे बढ़ेगी। तो एक्चुअली में किसी भी समाज में अमीरी तब नहीं बढ़ती जब अमीर लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बल्कि अमीरी तब बढ़ती है जब ह्यूमन कैपिटल का सही इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली में इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब गरीब परिवारों और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जब एक गरीब और साधारण परिवार का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर बनेगा तो वो समाज में न्यू वेल्थ जनरेट करेगा जो उससे पहले नहीं थी। बट ऑन द अदर हैंड अमीर फैमिली के बच्चे के पास ऐसी वेल्थ होती है जो उसे दी जा रही है, जो इनहेरिटेड है। सो एक्चुअली में वेल्थ अमीर लोगों के बच्चे ज्यादा पैदा करने से नहीं बढ़ेगी, बल्कि ह्यूमन रिसोर्सेस और ह्यूमन कैपिटल का सही इस्तेमाल करने से होगी। क्योंकि अगर एक अमीर का बच्चा विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी पर ही जी रहा है तो एक्चुअली में वो देश की जीडीपी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बल्कि वही पुरानी वेल्थ ही रीसर्कुलेट कर रहा है। लेकिन जब देश का यूथ मेहनत करके टेक्नोलॉजी और सर्विसेज बनाता है, तब एक समाज या एक देश ग्रो करता है। तो एक्चुअली में जो उनकी स्टेटमेंट थी कि अमीर फैमिली में 3 बच्चे होने से ज्यादा अमीरी बढ़ेगी, वो एक्चुअली में बेसलेस है, क्योंकि ये एक्चुअली में इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ है। अगर 3 बच्चे होंगे तो वेल्थ जो है वो डाइल्यूट होगी और ज्यादा डिवाइड होगी। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। अब हम कुछ ऐसी फैमिलीज की बात करेंगे जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा रिच थी, बहुत ऊंचे घराने से बिलोंग करती थी, उनके पास अच्छी जनरेशनल वेल्थ थी, लेकिन उनके परिवार बड़े होने की वजह से, वेल्थ बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने से वो बैंकरप्ट हो गई या फिर एकदम खत्म ही हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की बहुत फेमस फैमिली की, जो थी द वेंडरबिल्ट फैमिली। 19th सेंचुरी में कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट अमेरिका के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। उन्होंने जहाजों और रेलवे के बिजनेस में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई थी कि उस समय दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास भी इतनी वेल्थ नहीं थी, इतना पैसा नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि कॉर्नेलियस के बहुत सारे बच्चे हुए और उनके फिर पोते पोतियां हुए, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशनल जो वेल्थ थी उसका बंटवारा होता चला गया। उसका नतीजा ये निकला कि जनरेशनल वेल्थ इतनी ज्यादा डाइल्यूट हो गई, उसे इतनी बेरहमी से खर्च कर दिया गया कि कॉर्नेलियस के मौत के 48 साल बाद ही उनका एक पोता बैंकरप्ट होकर मरा। और जब इस फैमिली की गेट टुगेदर रीयूनियन हुई तो वहां पर 120 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य नहीं था जो कि करोड़पति हो। इसे इतिहास में द वेंडरबिल्ट कर्स भी कहा जाता है। सेकंड एग्जांपल मैं दूंगा द स्ट्रॉ ब्रूइंग कंपनी की। बर्नार्ड स्ट्रॉ ने 1850 में सिर्फ $150 लगाकर बियर की सबसे बड़ी कंपनी शुरू की और देखते ही देखते ये अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी बियर की कंपनी बन गई और स्ट्रॉ परिवार की संपत्ति कुल 9,000 करोड़ के पास पहुंच चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ कि जो स्ट्रॉ परिवार की जो अगली पीढ़ी थी ना, उसमें बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 5वीं पीढ़ी तक आते आते इस संपत्ति के हकदार 30 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स हो गए। इसका नतीजा ये निकला कि हर एक फैमिली मेंबर को प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए था, लेकिन कंपनी को बड़ा करने का या फिर मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठाना चाहता था। एसेट्स इतने ज्यादा हिस्सों में बंट गए कि आपसी झगड़े और मिसमैनेजमेंट के कारण ईयर 2000 आते आते ये अरबों का बिजनेस पूरी तरह मिट्टी में मिल गया और उनके पास कुछ नहीं बचा। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नवाबों और राजा महाराजाओं की संपत्ति। अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री की नॉलेज है तो आपको पता होगा आजादी से पहले कई राजाओं और नवाबों की कई पत्नियां और दर्जनों बच्चे होते थे। एग्जाम्पल के लिए हैदराबाद के आखिरी निजाम या फिर अवध के नवाबों के इतिहास को देख लो। जब सरकारी सब्सिडी खत्म हुई, जमींदारी प्रथा गई, तो बची खुची जो प्रॉपर्टी थी, चाहे उसमें महल थे, जमीनें थी या फिर जेवर वगैरह थे, वो सब उन राजाओं के जो कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी थे उनमें बांट दी गई। आज सिचुएशन ये हो चुकी है कि पूर्वशाही राजाओं और महाराजाओं के जो वंशज थे वो आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल प्रॉपर्टी पर 50 से 100 रिश्तेदारों का हक है। संपत्ति इतनी ज्यादा डाइल्यूट हो चुकी है कि उनके जो वारिस हैं वो आज भी बहुत ज्यादा तंग हाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।